I will be brutally honest with you. Prelims is not only about knowledge, it is also about decision making in those 2 hours. Hello and welcome to Margdarshan IS. I am Siddharth, your mentor and founder of Margdarshan IS. Now, I'll be very blunt, brutally honest. This is no magical new trick जो कि मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं कि आप एग्जामिनेशन क्रैक करके मेंस लिखना शुरू कर दो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये टिप्स और ट्रिक्स 1 साल पहले प्रीलिम्स के बताना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है। आई हैव वन ऑफ माई स्टूडेंट जो कि 2027 की तैयारी कर रहा है और उसको अभी से ट्रिक्स और ट्रिप्स सिखाया जा रहा है, कंटेंट का पता ही नहीं है। दिस इज द राइट टाइम, मतलब एग्जाम से ऑलमोस्ट 1 महीने पहले और लगभग 7-8 दिन पहले, जब तक हमको कंटेंट अच्छे से पता नहीं है तब तक हम ये टिप्स और ट्रिक्स नहीं लगा पाएंगे। सो दिस इज एब्सोल्युटली द राइट टाइम। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सब रिवाइज कर रहे हो। नाउ योर इंटेलिजेंट गेस विल वर्क, नाउ योर एक्टिव रिट्रीवल विल ऑल्सो वर्क। सो व्हाट वर्क इज अ सिस्टम अंडर प्रेशर, मतलब देयर इज अ ट्रिप्स है कि कुछ कुछ तो होता है कि जो एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है वो यूजुअली बार बार प्रीलिम्स क्लियर करता है। तो आखिर वो कैसे करता है, रैंकर्स बार बार कैसे प्रीलिम्स क्लियर करते हैं? लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग टुडे एंड लेट अस बिल्ड द D-Day execution strategy that actually clears your cutoff without wasting your time. I know the time is very very important, बस कुछ ही दिन बचे हैं प्री के लिए। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो ये कोई मैं डिस्क्लेमर बस देना चाहता हूँ, कोई गारंटी ट्रिक्स नहीं है। यूज योर ब्रेन, यूज योर एक्सपीरियंस। ये प्रूवन ट्रिक्स हैं, प्रूवन हैक्स है, जहां से आप क्वेश्चंस आराम से आप सॉल्व कर सकते हो जब आपको लगते कोई डायलेमा लगता है। ओके, सो ये वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी ली थी। नाउ दिस ईयर आई एम ऑल्सो टेकिंग दिस वीडियो और इसमें बहुत कुछ मैंने ऐड किया हुआ है। स्टे ट्यून आपके लिए। देयर आर मेनी ट्रिक्स, एक एक ट्रिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड तक देखना। ओके, नाउ सो फर्स्ट नंबर वन। सो ये प्री 2025 से हमने क्वेश्चन उठाया है। ओके, विथ रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड emerging टेक्नोलॉजी, which one of the following statement is are correct? When you would closely observe this statement, it has been repeatedly mentioned about can. Okay, it can be, it can be, it can be. Okay, so there is a proper हैक टूवर्ड्स इट, एक ट्रिक है। ये कैसी ट्रिक है, अब देखते हैं इसको। वी विल अंडरस्टैंड पॉजिटिव रूल 1, कि ये जो एलिमिनेशन टेक्निक का पहला रूल है, विच टॉक्स अबाउट कैन स्टेटमेंट्स आर एकेडमिकली सेफर। जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा है, क्या बात कर रहे हैं? कैन बी यूज्ड, can be, and then can be. All right. So, which means UPSC operates in complex and multivariable realities. For example, आपने सुना होगा ना कि मल्टीपल डायमेंशन में यूपीएससी थिंक्स एंड वर्क। ठीक है, तो जैसे इट कैन बी यूज इन गवर्नेंस, इट कैन बी यूज इन इकोनॉमी, इट कैन बी यूज इन एनवायरमेंट एंड इट कैन बी यूज इन टेक्नोलॉजी। सो एब्सोल्यूट आउटकम्स गवर्नमेंट जो है वो रेयर रखती है इन सर्टन केसेस। ओके, सो अगर कैन यूज हो रहा है तो आप समझ जाइए कि यूपीएससी दे आर अलाउइंग द कंडीशनैलिटी, रेस्पेक्ट्स द अनसर्टेनिटी एंड दैट दे वांट टू अवॉइड सम एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, इसी से रिलेटेड जैसे यहां पर बोला है कि कैन यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बिल्कुल। इट कैन बी यूज्ड एज प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग, एंड डायरेक्ट कैप्चर टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग हाइड्रोजन टू क्रिएट लो कार्बन फ्यूल। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे ही इन द पास्ट यूपीएससी व्हाट दे हैव डन, ये पीवाईक्यू है, ये दोनों स्टेटमेंट हमने पीवाईक्यू निकाले हैं, 2024 का ही है ये। सो ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ फ्यूल 100%। ठीक है, और बहुत तेजी से चल रहा है इसका। पीएफएस, exposure can lead to bioaccumulation. Yes, it can lead to, definitely. Okay, so they are like favorable statement, but again आपका जो लॉजिक है वो यूज होना चाहिए यहाँ पे। आपकी नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, in rural road construction, the use of which of the following is preferred for using environmental sustainability or to reduce carbon footprint? तो आपसे पूछ रहा है कि इन 5 में से कौन सा environmental sustainability प्रोडक्ट है जो कि यूज होता है रोड की कंस्ट्रक्शन में। तो यहां पर देखिए, यहां पर 2 चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक तो ये दिख रहा है कि कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, देन हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी।
अब इन दोनों के चक्कर में कोल्ड और हॉट एक आंसर में कैसे हो सकता है, राइट? यहां पर जो रूल लगता है वो है कॉन्ट्रोडिक्टरी पेयर। एक ही स्टेटमेंट में, एक ही क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दो अलग अलग कॉन्ट्रोडिक्टरी पेयर हैं, कोल्ड भी है, हॉट भी है, विच मीन्स कोई तो एक गलत है बॉस, राइट? और अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वो ये है, ये वाला कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल, ये सब क्या है? ये सब इंटरडिपेंडेंट लॉजिकल स्टेटमेंट है जो कि एक ग्रुप है, सस्टेनेबल मटेरियल ग्रुप है। और हॉट मिक्स एसफॉल्ट और पोर्टलैंड सीमेंट ये नॉन सस्टेनेबल है। ओके, तो यहां पर क्या पूछा है? सस्टेनेबल होना चाहिए और रिड्यूस करेगा कार्बन फुटप्रिंट। और अगर आपको पता है पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, तो भाई बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, तो ये बिल्कुल नहीं है। और अगर पांचवा स्टेटमेंट नहीं है, विच मीन्स ये गलत, ये गलत। रही बात ये और ये, तो आपको दिख रहा है कि 2 और 4 एक साथ नहीं हो सकते। तो अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली 1 वुड बी द राइट आंसर। ओके, डिड यू गेट इट? करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, बट यू नो व्हाट, अ काम एंड कंपोज्ड माइंड विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। लेकिन अगर तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल प्रेशर में है, पैनिक में है, तो फिर नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये वही सिचुएशन, ये वही क्वेश्चंस हैं जो आप कहती हो कि मुझे पता था, लेकिन जब मैं घर आई तो देखा कि ये करेक्ट हो गया है। मतलब घर में सॉल्व हो रहा था, वहां सॉल्व नहीं हो रहा था। ये जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा पैनिक हो जाता है, प्रेशर में हमारा दिमाग नहीं काम करता है। और जैसे एग्जाम खत्म होता है, प्रेशर रिलीज होता है, तो फिर आपको लगता है कि यार इसका आंसर तो ये बनता था। Alright, so please don't do this exam in the examination hall. Now this is CDS question. ओके, ये 2026 के CDS क्वेश्चन से मैंने लिया हुआ है। ध्यान से देखना इसमें ट्रैप क्या है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? ओके, जब यह नॉट करेक्ट लिखता है तो हम स्टेटमेंट में वो सारे ऑप्शन देखने लगते हैं जो करेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल। गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, बिल्कुल। then they are legally enforceable, बिल्कुल। then they prohibit discrimination on the grounds of religion, race, caste, ध्यान से अगर नहीं पढ़ोगे तो इसको टिक कर दोगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है? प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस एंड कास्ट। जब आप आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 पढ़ोगे तो इसमें बाय बर्थ भी आएगा। Okay, so it's not only on religion, race and caste. There are other variables, variants as well. So this is not correct statement. Okay, ध्यान से देखना, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। ये ट्रैप है और आइडेंटिफाई कर लेना है हमें। ओके, नाउ सीडीएस का एक और पेपर निकल कर आता है, पॉलिटी का ही। ओके, तो मैं आपको बस ये बताने वाला हूं कि जो ट्रैप वाले स्टेटमेंट है उसको कैसे ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो पहला और दूसरा ये दोनों स्टेटमेंट अपने सही हैं, ये और ये सही हैं। ट्रैप कहां पर है? ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स मस्ट बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट। तो आई एम सॉरी, ऑल नहीं है भाई, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप जो जहां पर बस फेडरल स्ट्रक्चर की बात आती है वहां पर स्टेट की रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। ओके, फॉर एग्जांपल फेडरल स्ट्रक्चर में आपका आ गया या फिर आप स्टेट लिस्ट में कुछ करना चाह रहे हैं, वो हो गया। जीएसटी में कुछ करना चाह रहे हैं, फाइनेंस कमीशन में कुछ करना चाह रहे हैं, 7 शेड्यूल में आप कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी सारी चीजें हैं जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड आती हैं। जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल था, वो हमारा स्टेट की रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वहां पे, राइट? तो यहां पर नहीं रिक्वायर्ड है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में रिक्वायर्ड नहीं है, वहीं पर होगी जहां पे हमारा फेडरल ढांचा इन्वॉल्व होगा। ओके, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट हो गया हमारा। करेक्ट हमारा 1 और 2 था। Now, you see, how do you solve these type of question? यहां पर देखिए 2019 से भी लिया हुआ है, 2023 से लिया हुआ, ये 2 क्वेश्चन है, एंड देन ये 2024 से लिया गया है। ध्यान से देखिएगा, आई एम श्योर आपने अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। एक बार और रिवीजन कर लीजिए, क्या पता कहीं कुछ छूट ना जाए। फॉर एग्जाम्पल 2019 में दीज आर द क्वेश्चन जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है मेजोरिटी से। ठीक है, यानी कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्पीशीज हैं जो टर्टल एंड हर्बीवोरस हो सकते हैं। सम स्पीशीज आर फिश एंड हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ मैराइन एनिमल्स आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विवाइपिवोरस। ओके,
विच मीन्स कि यार कुछ ना कुछ स्पीशीज तो होंगे ही होंगे। आई मीन डेफिनेटली वो हमें और आपको नहीं पता, बट देयर विल बी सम स्पीशीज ऑफ टर्टल जो कि हर्बीवोरस होंगे, राइट? सो यूपीएससी चेक्स इफ समथिंग इज पॉसिबल, नॉट कॉमन। If even one species has a trait, the statement is valid. So the right answer is D. और इन सारे केसेस में ये लॉजिक अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल 2023 में सम मशरूम सम आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। सो सम मशरूम डेफिनेटली दे वुड हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, बायोलुमिनेसेंट, डेफिनेटली होगा। ऑल द थ्री आर राइट। ओके, देन वहीं 2023 में सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेफिनेटली यार कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होगा। Okay, so UPSC, I mean, use logic, not the memory. Eliminate what's clearly impossible. Don't overthink. Only apply in logic, nature's variety. Okay, so there will be some microorganism, yeah, which can grow in highly acidic environment with below pH level. इतना हमें नहीं पता होगा, but there will be someone. Okay, now यहाँ पर क्या बोल रहा है? How many of the above are poisonous species among them? अब यहाँ पर तुमसे ये तो नहीं बोल रहा है ना कि poisonous है और तुम मर सकते हो, you may die. यहाँ पर बस बोला पॉइजनस है, डेफिनेटली बटरफ्लाई, फिश एंड फ्रॉग, दे आर पॉइजनस स्पीशीज, राइट? सो ये सारी की सारी चीजें हमें लॉजिक यूज करनी है। इसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए थी लॉजिकल रीजनिंग में। पता नहीं इन लोगों ये लोग ऐसे क्वेश्चन क्यों बार बार पूछते हैं इसमें, बट यस, कंपटीशन को किल करने के लिए, बढ़ाने के लिए पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछना चाहिए था हमारे, ये पूछा भी है जीएस पेपर 1 में। तो ये 2025 का क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो कि डिफेंस में यूज होता है, ऑलमोस्ट ड्रोन वाली कैटेगरी में जो आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ध्यान से देखिए, ऑल टाइप, ऑल टाइप, ऑल टाइप, यानी कि ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, दे कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग एंड दे कैन यूज बैटरी ओनली सोर्स एज अ पावर बैटरी। देखो ये जो चीज है, इसमें जो पहले वाले हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला, ये एक्सट्रीम यहां लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। नंबर 1, क्यों? एक तो ये मैन मेड है, ठीक है, हम लोगों ने बनाया हुआ है। और अगर ये मैन मेड है, ये डिफेंस की टेक्नोलॉजी है, तो सारे यूएवी वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। सारे यूएवी होवर कर सकते हैं। जैसे यूएवी आपने देखा होगा ना, ऐसे होती है, ठीक है, तो कुछ कुछ होवर कर सकते हैं, यानी कि उसमें विंग्स रहते हैं, वो वर्टिकल होवर कर सकते हैं, वो राइट घूम सकते हैं। कुछ कुछ यूएवी बस निशाना पे जाते हैं, वहां पे जाके अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो नॉट ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। ओके, ऑल टाइप में ये भी आ जाता है, ऑल टाइप में ये भी आ जाता है। तो सम अगर होगा तो अच्छा होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नन। ओके, नाउ और देखते हैं क्वेश्चन, ये भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, बोथ, जहां पर यही क्या यूज कर रहे हैं, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट सेल। यार तुम सोचो, इसमें से अगर एक वायरस भी सर्वाइव होगा ओशन वाटर में, तो आपका स्टेटमेंट ये गलत हो गया। एक वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। वैसे ही ये विच मीन्स नन, ठीक है, ऑल आर करेक्ट नहीं होगा इसमें। नो वायरस, सम वायरस होता तो ऑल करेक्ट होता। यहां पर क्या दिया है, नो वायरस। ओके, नाउ इसमें भी देखिए, मेनी च्युइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है जी, और जनरली ऐसा जो स्टेटमेंट आता है उसका फर्स्ट स्टेटमेंट 90% करेक्ट होता है। बस ये बताना है आपको, ये वाला स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, और करेक्ट अगर है तो क्या इसका ये सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। मेनी च्युइंग गम कंटेन्स प्लास्टिक एज ए गम बेस, तो यहां पर मेनी मेनी की बात हो रही है, तो डेफिनेटली ए स्टेटमेंट इज राइट। ओके, क्योंकि यहां पर भी आप लॉजिकल रीजनिंग यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आपको बेनिफिट मिल रहा है कितने मार्क्स का भाई, 2-2 मार्क्स का बेनिफिट मिल रहा है। अगेन सी 2025 में। ओके, स्टेटमेंट 1, some rare earth element are used in manufacturing of flat television and screen because some rare element have phosphorescent properties। डेफिनेटली बिल्कुल होगा, आई एग्री, और ये होना चाहिए। ओके, सम, अगर ऑल होता तो फिर गलत हो जाता, ठीक है। सम बोल रहा है तो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये लॉजिक समझ रहे हो आप, ऑल नहीं हो पाएगा। ऑल मतलब कि वो कंप्लीटली एकदम एक्सट्रीम चला जा रहा है ऑल, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर प्रोबेबिलिटी जा रही है, प्रोबेबिलिटी जा रही है, और पॉसिबिलिटी जो है वो ग्रेटर है यहां पे। ओके, नाउ अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डील करेंगे जहां पे 2022 और 23 में कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में आपको थोड़ा सा
ट्रैप देता है। ट्रैप में मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2022 का क्वेश्चन है, इसमें जो ट्रैप था वो 3 नंबर स्टेटमेंट 3 था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तो इट डज नॉट डिफाइन। ओके, सो ये ट्रैप है। द राइट आंसर वुड बी 1 to 4। ओके, अब यहां पर क्या था कि स्टेटमेंट 2 में आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इट डज नॉट डिफाइन द टर्म एफिशिएंसी। ओके, ये हमारा एक ट्रैप था। जनरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटरप्रेट किया जाता है ना, क्लियरली ब्रॉड टर्म्स में डिफाइन नहीं है। हाँ, अगर अलग से प्रोविजन ऐड किया हो, अलग से आर्टिकल अमेंडमेंट ऐड किया हो, उसमें डिफाइन कर सकते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें ऐसे डायरेक्टली डिफाइन नहीं है। ओके, नाउ मैं आपको कुछ इकोनॉमी और ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिखाता हूं, जहां पर कैसे आप इजिली, मतलब पढ़ा लिखा है तो हो जाएगा। देखो, यहाँ पे लॉजिक मतलब सॉल्व करने का तरीका पता है क्या है? वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस जिन्होंने पढ़ा है, जिनके पास नॉलेज है, जिन्होंने स्टैटिक पोर्शन कवर किया है और रिवीजन भी मारी हुई है। यहाँ पर क्या होता है, नॉलेज अगर आपके पास है देन यू हैव योर गट फीलिंग। आपको पता है यार गट फीलिंग काम करेगी, और गट फीलिंग जब है तो आप यहाँ पे इंटेलिजेंट गैस भी मार सकते हो। ठीक है, ये चीज वो है, ये वो नहीं है कि पहले ही हम गट फीलिंग पे चले गए या पहले ही इंटेलिजेंट, अरे यार तुक्का मार देते हैं। नो, तुक्का विल नॉट वर्क। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ तुक्का, नेवर। ओके, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर, ट्रू। देन पार्लियामेंट इन इंडिया 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल एक्ट 1975, एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक्सक्लूसिवली वो ऑक्शन कर सके माइनिंग लीज एंड देन कंपोजिट लाइसेंस दे सके क्रिटिकल मिनरल। देन ये क्या कह रहा है, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री, इन इट हैज 30 क्रिटिकल मिनरल दैट इज हैज आइडेंटिफाइड, यानी कि ऑल द 30 क्रिमिनल क्रिटिकल मिनरल्स। तो इट इज इम्पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो आज सारी कंट्री हमारे यहाँ भाई आ रहे होते, कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत तगड़ा होने लगता। हमारा इंपोर्ट, हम इंपोर्ट करते हैं ना कितना सारा रेयर अर्थ एलिमेंट, क्रिटिकल मिनरल वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। दिस इज वेरी वेरी बड़ा, बहुत बड़ा एरर है ये। तो राइट आंसर इसमें, अगर तुम 2 को एलिमिनेट कर सकते हो तो ये होगा, ये होगा और ये होगा। सी वुड बी द राइट आंसर। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट में देखो, ये और ये स्टेटमेंट सही है, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। थर्ड स्टेटमेंट है, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न स्मॉल इन्वेस्टर about the risk of options trading or to act on unregistered financial advisor in this regard। यार ये इम्पॉसिबल नहीं लग रहा आपको कि क्या हमारे भारत में कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को ये बताने के लिए कि ट्रेडिंग ऑप्शंस में रिस्क हैं और फाइनेंशियल एडवाइजर्स को सजेस्ट करने के लिए क्या हमारे पास कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट, देयर आर नो रेगुलेटरी बॉडीज। और तब बात हो रही है जब हमारा इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। ठीक है, बहुत सारी बॉडीज हैं यार, सेबी वगैरह कहाँ चली गई है ना, बहुत सारी इनिशिएटिव्स ये लोग लॉन्च करते हैं। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देयर आर रेगुलेटरी बॉडीज हु वांट्स द स्मॉल इन्वेस्टर अबाउट रिस्क ऑप्शंस। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये अपने आप ये करेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये देखो, इस क्वेश्चन में तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, और इकोनॉमी के क्वेश्चंस में ऐसा आपको करेगा। आप बस क्या करते हो ना, काम एंड कंपोज्ड। आई एम स्टिल टेलिंग यू 1000 टाइम्स, प्लीज बी काम एंड कंपोज्ड, प्रेशर मत लेना। देखो ये सारे क्वेश्चंस तुम ट्रैप मतलब आइडेंटिफाई कर लोगी। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी रैंकर्स होते हैं बार बार प्रीलिम्स जो क्लियर करते हैं वो यही काम करते हैं, एकदम काम कंपोज रहते हैं, फटाफट अपना आंसर मार के आते हैं, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन क्रिएट्स लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। अरे भाई ऐसे कैसे? इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है सरकार लोन पे, तो वो तो उसकी प्रॉफिट हुआ ना, वो तो उसका एसेट एक तरीके से हुआ, है ना? तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इनकम है ये गवर्नमेंट की। ठीक है, इट्स नॉट लायबिलिटी, इट्स इनकम, इट्स एसेट। ठीक है, ये प्रॉफिट है। तो अगर आप थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट करोगे, अपने आप फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ हियर कम्स द सेकंड पार्ट, जहां से स्टार्ट होता है। एंड इफ यू हैव अराइव्ड हियर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कमेंट, आई विल फाइट, आई विल विन। सी, दिस इज द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन है कि आई नो सिचुएशन ठीक नहीं है, आई नो कि बहुत कुछ
मैंने छोड़ा है, बहुत कुछ नहीं भी कवर किया है, बट स्टिल आई विल फाइट एंड आई विल विन, बिकॉज आपने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत टेस्ट दिया है, रात रात जगे हैं आप, बहुत मेहनत, तो जस्ट राइट, सब अंत में सब बढ़िया होगा, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल विन, ट्रस्ट मी। लेकिन तभी जब आपको नो स्ट्रेस, ओके, नो स्ट्रेस, नो प्रेशर, मैं सही बता रहा हूँ, स्ट्रेस और प्रेशर से ये जो आपका दिमाग है ना, ये वाला, ये दिमाग एकदम कोई काम करना बंद कर देता है। प्लीज 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 ऐसा मत करना, ठीक है? कमेंट करके लिख दीजिएगा आई विल फाइट, आई विल विन, जिससे कि मुझे अंदाजा लग जाएगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, एंड नाउ यू ऑल्सो अवेयर अबाउट दीज टिप्स एंड ट्रिक्स, ओके? अभी हम लोग वीडियो का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ऑल्सो इफ यू विल राइट आई विल फाइट एंड आई विल विन, देन आई वुड ऑल्सो कंसिडर कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, उस गूगल फॉर्म को आज ही जाके इमीडिएटली फिल कर देना। क्यों? क्योंकि ये हम लोग मेंस 2026 के लिए एक आंसर राइटिंग स्पेशल ग्रुप बना रहे हैं, जहां पर सीट्स बहुत लिमिटेड है, और अपनी सीट को आप एडवांस में रिजर्व करिएगा। क्यों रिजर्व करिएगा? क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट आफ्टर प्रीलिम्स ब्रूटल आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ब्रूटल मतलब कि एकदम डेडली, और हमें लिखना लिखना, बिकॉज मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग 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 प्रैक्टिस, ओके? एंड आई नो यू विल बी एबल टू क्लियर प्री दिस टाइम, और जैसे आप प्री का पेपर दोगे, वेट मत करना 10-15 दिन का, ठीक है? आपको स्टेटस पता लग गया कि अगर आप 90 प्लस का डेट पार कर रहे हो, विच मीन्स यू आर राइटिंग मेंस, ठीक है? सो वो पेपर देख के हमें पता चलेगा, बट आप यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए एसएप, क्योंकि मेरी मतलब बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेता हूँ मैं, ओनली 50 स्टूडेंट्स। सो जैसे आप करेंगे, प्री खत्म होगा एक दिन के बाद, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। हमारी हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी वाया व्हाट्सएप, वाया ऑन ए क्विक कॉल, एंड देन वी विल स्टार्ट ब्रूटल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस 2026। क्योंकि अगर आपको 850 प्लस लेकर आना है अपने मेंस में, ओके, तो ही हम देख सकते हैं अंडर 100 रैंक, और उसमें से जीएस में लगभग 550 प्लस लेके आना पड़ेगा, प्लस ऑप्शनल में 280, तब जाके हमारा, और फिर इंटरव्यू तो खैर अलग चीज है, लेकिन यहां पर हमें स्कोर करना पड़ेगा, मेंस में हम मौका नहीं छोड़ सकते, ओके? नाउ अब आते हैं हमारे पॉजिटिव रूल नंबर 2 पे। पॉजिटिव रूल नंबर 2 क्या होता है? मॉडरेट लैंग्वेज कंसिस्टेंटली। यूपीएससी की कुछ लैंग्वेज फिलॉसफी है। यूपीएससी पनिशेस एक्सट्रीम एंड रिवॉर्ड बैलेंस फ्रेजिंग। कौन से बैलेंस फ्रेजिंग है? सम, मेनी, ऑफन, लार्जली, वन ऑफ दी, मोर देन, ये सब बैलेंस है, ठीक है? लेकिन पनिश क्या करता है? अभी हमने देखा है ऑल, ओनली, नेवर, नॉट, एंटायरली, कंप्लीटली। थंब रूल यहां पर क्या हुआ? जब भी आपको डाउट लगे, मॉडरेट सरवाइव करता है, एक्सट्रीम सरवाइव नहीं करता है। मॉडरेट करेक्ट आंसर हो सकता है, एक्सट्रीम करेक्ट आंसर नहीं होगा, ओके? यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये दो ये मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, कॉन्ट्राडिक्ट एंड को डिपेंडेंट स्टेटमेंट, ठीक है? कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सही कैसे हो सकते हैं। हमने ऊपर देखा था ना, रूल नंबर 1 में क्या लिखा था? क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ो ध्यान से। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ध्यान से देखिए, दे शैल बी इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट। अरे भाई, कैसे हो सकता है ना? एक नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या करना है? इस वाले पे ध्यान देना है। अगर इस वाले पे आपने ध्यान दे दिया और करेक्ट मान लिया, मतलब बाकी आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट टू इन्फ्लुएंस इन द मेकिंग लॉज बाय द स्टेट। आपने कहा भाई ये तो सही है, ये तो मेरे को पता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 3, ओके, तो 3 क्या आ रहा है? इन दोनों में 3 आ रहा है, आइदर 1 और 2, ऑलराइट? सो मैक्सिमम हम किस पे जाएंगे भाई? लॉजिक हमारा पढ़ाई काम आएगा यहाँ पे, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल, ठीक है? तो फटाक से आप ये वाला मार देंगे 2 और 3, ठीक है? तो यहाँ पर पढ़ाई काम आती है। वही हमारी ये क्या है भाई? मैंडेमस। अब एक जगह ये क्या बोल रहा है? रिट इशूड बाय द कोर्ट इन इंडिया। एक जगह बोल रहा है मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? फिर यहाँ पर कह रहा है मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है? दो चीजें यहाँ पर दोनों में बोल रहा है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी नहीं हो पाएगा, फिर गवर्नमेंट कंपनी में भी नहीं हो पाएगी, ठीक है? फिर यहाँ बोल रहा है कि एनी पर्सन माइंडेड कैन बी ए पेटिशनर टू मूव टू कोर्ट ऑब्टेन रिट ऑफ को वारंटो। तो यहाँ पे भी लाइक दोनों चीजें यहाँ पे बोल रहा है, ना ही प्राइवेट बोल रहा है, ना ही गवर्नमेंट कंपनी बोल रहा है, ठीक है? तो ये है।
एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गए। और मैंने ये मेरी क्लास से मैंने लिया हुआ था, ये मेरी क्लास थी, उसमें मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल इफ यू विल सी हियर इन 2015, तो 2015 में एनवायरनमेंट में इन लोगों ने वेटलैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा था और लिखा था, स्टेटमेंट है कि वेटलैंड हेल्प्स इन फ्लड कंट्रोल, वेटलैंड डू नॉट इन्फ्लुएंस ग्राउंड वाटर। ये क्या बात होगी भाई, साइंटिफिक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि वेटलैंड होल्ड करेगा अगर फ्लड वाटर तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा ग्राउंड वाटर पे, डेफिनेटली वो रिचार्ज होगा। देन पॉलिटी में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था गवर्नर के रोल पे, गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, और दूसरा स्टेटमेंट था गवर्नर हैज नो रोल इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। भाई आर्टिकल 168 फिर है क्या, है ना? अगर इसके रहते हम बोल दिए कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस में कोई रोल नहीं है तो ये गलत हो गया ना। तो एक स्टेटमेंट तो गलत होना ही है। फिर 2012 में इकोनॉमी में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्वेश्चन आया था, वहां बोला कि एमएफआई कैन लेंड ओनली टू एसएचजीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एमएफआई कैन ओनली लेड टू इंडिविजुअल्स। ये भाई कॉन्ट्रडिक्टरी है, ठीक है? तो जब भी दो स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी हों, उनमें से कोशिश बस ये करना कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एक बार पढ़ो, वहां से आपका लॉजिक आंसर निकल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट पॉलिटी में आया था 2013 में, सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड बाय अर्लियर डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय अर्लियर डिसीजंस। ये क्या बात होगी भाई, फिर गलत। फिर हमने ये वाला चीजें तो ऊपर पढ़ी है, ऑलराइट। सिमिलरली ये जो ट्रैप था, बिवेयर ऑफ दिस ट्रैप, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर, नहीं जी, नहीं डिफाइन करता है। यहां पर भी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ जजेस। तो ऐसे कुछ नहीं डिफाइन करता है भाई, ठीक है? ये हमने पूरी लिस्ट बना रखी थी कि 2021 में, 17 में, 20 में अलग अलग चीज यूपीएससी ने पूछा। जैसे जुडिशियल रिव्यू 2021 में पूछा, हमने ऊपर देखा अभी, राइट? जुडिशियल रिव्यू is defined? No. It is inserted via basic structure, but it is not defined. Okay? It is implied from Article 13, 32 and 226, but not explicitly mentioned here. Then executives पे question आया था, cabinet is defined in the constitution. No. The term only mentioned 352 in emergency, not defined elsewhere. Preamble में political justice is defined in constitution. No. The term appears in the preamble, but it is not defined in constitution. Then disqualification under 102 and 191, the constitution defined office of profit. It cannot define the office of profit. It is a judicial interpretation. फिर यहां पर भी बोला कि आरपीए में पॉलिटिकल पार्टीज डिफाइंड हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में डिफाइंड है, तो ये क्वेश्चन सही है कि प्रोविजन में हो सकता है, क्योंकि प्रोविजन ऐड कर सकते हैं हम लोग बाद में, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी डिफाइंड नहीं थी। ओके, तो ये कुछ रेयर ऐसे स्टेटमेंट्स हैं। नाउ अब ये 3 स्टेटमेंट वाले, स्टेटमेंट 1, 2, 3, ये ऑब्जेक्टिव मेरा इनको यहां पे रखने का था कि जब भी आप ऐसे 3 स्टेटमेंट देखेंगे, चाहे ये हो गया या ये हो गया, इनमें जनरली पहला स्टेटमेंट सही होता है। 95% पहला स्टेटमेंट सही होता है। बस ये 2 स्टेटमेंट जो होते हैं 2 और 3, या तो ये करेक्ट होते हैं या ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होते हैं, ठीक है? ये 2 निकल कर आता है। जैसे यहां पर देखिए कि इट डज नॉट, यहां लिखा हुआ है कि नीदर करेक्ट स्टेटमेंट 2 नॉर ये स्टेटमेंट 3, यानी कि लोचा जो है वो स्टेटमेंट 2 और 3 में होता है, स्टेटमेंट 1 हमेशा करेक्ट रहता है, ठीक है? सो यहां पर जो बोला है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस गैसेस, आपको ये बताना है कि बिकॉज यूज कर लेना आपको बार बार, ठीक है? ये 2 रीजन है, क्या ये 2 रीजन इसका कॉज है, ठीक है? What causes this? So circular economy reduces emission of greenhouse gas effect because circular economy reduces the use of raw material as input. ये आपका रीजन है, बिल्कुल सही। फिर आप बोलेंगे because circular economy reduce wastage in production process, सही है। तो आप कहेंगे कि both 2 and 3 are the correct explanation. यहां पर क्या है, यहां पर भी सेम है, पहला स्टेटमेंट सही है, और यहां क्या बोला, बॉन्ड होल्डर आर लेंडर टू द कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर राइट्स ओनर, एंड देन ये भी क्वेश्चन आप देखोगे तो ये ए इसका सही है, ये दोनों रीजन इसके सही है। ओके, अगेन ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जहां पे 2 स्टेटमेंट होते हैं, अगेन यहां पर भी पहले स्टेटमेंट पे ये लोग बोल रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट यहां पर भी 95% सही होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, या तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक, या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके,
तो ये दो चीजें निकल कर आती हैं। ठीक, आप तीन चीजें भी मान सकते हो, या तो ये करेक्ट है या नॉट करेक्ट है, और या करेक्ट है लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो सब कुछ डिपेंड करता है इस वाले स्टेटमेंट पे, इसके रीजन पे, ये तो सही रहता है। ओके, तो इस वाले केस में स्टेटमेंट सी है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट टू इज नॉट करेक्ट। ठीक है, वहीं पर 27 वाले क्वेश्चन में ए सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो ऐसे हम इनको सॉल्व करते हैं। ये हमने डील कर ही लिया है ऑलरेडी, फ्रॉग। नाउ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चन आया था 2000 मेरे ख्याल से 24 में। यहां पर क्या बात कर रहा है, देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बात कर रहा है, सीएसआर रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। तो भाई ऐसा नहीं है, उनका टर्नओवर डिसाइड करता है कि किसी कंपनी का अगर टर्नओवर एक एक्स अमाउंट है तो वो सीएसआर एक्टिविटीज पे स्पेंड करेंगे। किसी कंपनी की जो नेट वर्थ है, नेट वैल्यू है, वो इतना है, कोई कंपनी इतना प्रॉफिट बना रही है तो वो मिनिमम तो लगभग बेरे मिनिमम 2% है मेरे ख्याल से। तो यहां पर ये बहुत एक्सट्रीम, डू नॉट स्पेसिफाई, ऐसे भाई हो ही नहीं सकता, डू नॉट स्पेसिफाई कोई रूल नहीं है, बिल्कुल रूल है भाई इसका। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते थे। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये लोन प्रोवाइड करती है गारंटीड टू मिडिल इनकम कंट्रीज, और इट वाज स्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्डिंग वर्ल्ड वॉर 2। ये क्या कह रही है भाई, इट प्रोवाइड सिंगल हैंडेडली टू हेल्प रिड्यूसिंग डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको ये पॉवर्टी में रिडक्शन कर रही हैं, सिर्फ यही कर रही है, सिंगल हैंडेडली नहीं। और भी कंपनीज हैं, यूनिसेफ भी है, WHO भी कहीं ना कहीं है, WTO भी है, देन आपकी कहीं ना कहीं IMF भी करती है, पाकिस्तान वगैरह को, श्रीलंका वगैरह को पैसा देती है एक तरीके से। ठीक है, बट देर आर मेनी मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस विच ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, नॉट ओनली IBRD। ओके, तो 2 अगर आप हटा दोगे इसमें से, ये और ये, तो 1 and 3 आपका निकल कर आ जाता है। ओके, नाउ ये 2 क्वेश्चन देखिए, ये पॉलिटी से है, और ये अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत रीड किया होगा या फिर करंट अफेयर पढ़ा होगा, तो आप इजीली इसको मतलब बहुत दिमाग लगाए बिना भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि ये शेड्यूल एरिया 5th शेड्यूल से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया एंड लोकल बॉडी अज्यूम टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट कैसे रिड्यूस कर पाएगी बताओ, है ना, पूरा अपना एग्जीक्यूटिव पावर रिड्यूस कर देगी, टोटल एग्जीक्यूटिव पावर, और टोटल कहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन लोकल बॉडी पे आ जाएगा। ठीक है, पहले तो 5th शेड्यूल में ये है ही नहीं। ठीक है, एडवाइजरी काउंसिल्स हैं यहाँ पे, ऑटोनोमस काउंसिल भी नहीं है। फिफ्थ क्या बोल रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। तो यार गवर्नर रिकमेंडेशन करने से पहले प्रेसिडेंट रूल आता है, अगर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन लेगी यूनियन गवर्नमेंट, और तब भी आएगा स्टेट गवर्नमेंट बीच में आएगी, उससे बातचीत होगी। ठीक है, तो दो बोथ आर एक्सट्रीम, सो बोथ आर लाइक नीदर वन नॉर टू। नाउ 54, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका ये सही है, ये इनकरेक्ट है। कैसे? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज हर ओन अपने आप से रिजर्व बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज हर कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। ऐसे नहीं होता है ना, लेजिस्लेचर पहले गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर ही प्रेसिडेंट को भेजेंगे, स्टेट डायरेक्टली नहीं भेजेगा। तो इनकरेक्ट है ये। ओके, ऑलराइट, मैंने कुछ क्वेश्चंस डाल रखे हैं यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के और मेडिवल हिस्ट्री के, जो कि मतलब लॉजिकली और क्रोनोलॉजिकली आप इसको पढ़ेंगे तो सॉल्व हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किंग के बारे में पूछा है, डायनेस्टी के बारे में पूछा है। ओके, तो अगर आपकी क्रोनोलॉजी सही है, मतलब आपने अगर हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी के थ्रू पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि जो फलाने राजा थे उनकी डायनेस्टी क्या थी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में, तो क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर था वो नागाभट्टा था और नानुका था। नानुका चंडेल, नागाभट्टा ये भोज का ये परमार डायनेस्टी थी। ठीक है, तो ऐसे आप एरो, फिर यहाँ पर देखिए ये इतना सारा दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है कि इसको एक सही ऑर्डर में लेकर आओ। ठीक है, यहाँ पर भी बोल रहा है कि इसको करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लेकर आओ।
ऐसे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि फेमस प्लेस बताओ और उसका रीजन कहाँ पर है, फेमस प्लेस बताओ और कौन से स्टेट में ये पड़ता है। ठीक। फिर यहाँ पर ये क्या पूछ रहे हैं कि साइट बताओ, चलो कि मेजर साइट ऑफ अशोकाज मेजर रॉक एडिट और उसकी लोकेशन अभी किस स्टेट में है। तो इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस यूपीएससी नाउ हैज बिन आस्किंग। सो मेक श्योर कि आपकी क्रोनोलॉजी ठीक हो, और जब भी हम ऐसे कंटेंट पढ़ेंगे तो एक बार लोकेशन देख लेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ, एंड आई विश यू लाइक वेरी वेरी ऑल द बेस्ट अपकमिंग प्रीलिम्स। और कमेंट कर सकते हैं आप, आई विल फाइट एंड आई विल विन, जिससे कि मुझे पता चलेगा आपने वीडियो एंड तक देख ली है। सो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं आप सभी को कि बस बस जो मैं ये कहना चाहता हूं कि बस प्रेशर मत लेना यार। ठीक है, डोंट वरी, हद से अधिक क्या होगा कि इस बार नहीं हो पा रहा है, हम अगली बार फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन डर के मत जाना। ठीक है, और रिजल्ट के बारे में बहुत चिंता मत करो। ठीक है, रिजल्ट अच्छा होगा, मस्त होगा, यू विल राइट मेंस, आई एम टेलिंग यू। बट प्रेशर मत लेना, क्योंकि यार तुम प्रेशर ले लोगे तो यार तुम्हारा ब्रेन काम करना बंद कर जाएगा। ओके, और ये सिली सिली क्वेश्चंस जो हैं, ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो है जहां पर आप इजीली 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कट ऑफ से ऊपर जा सकते हो, ये आप नहीं कर पाओगे। तो मेरी एक सजेशन मान लीजिएगा, और ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।